गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं। मध्यकालीन इतिहास न केवल युद्धों की कहानी है, बल्कि इस समय सांस्कृतिक समन्वय का काल भी रहा है। इस समय ही हमारे खान पान, रहन सहन, पहनावे तथा हमारे संगीत का एक नया पहचान मिला है। तो हम केवल मध्यकालीन इतिहास को युद्धों के नजरिए से नहीं देख सकते। इसलिए आइए हम लोग अपना एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, मध्यकालीन भारत। आखिर कैसा रहा था हमारा मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत की जब हम बात करते हैं तो कई बार हम लोग डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत से शुरू कर देते हैं, तो कई बार कुछ दूसरे टॉपिक से शुरू कर देते हैं। लेकिन रियल में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको कहा कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी से ही हमारा मध्यकालीन भारत शुरू होता है। शुरू करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले हम लोग अरब आक्रमण के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अरब का आक्रमण हुआ था, उसके बाद कहा जाए कि फिर तुर्क का। तो इस आज के सेशन में हम लोग केवल अरब के आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद का जो सेशन आएगा उसमें हम अरब से जुड़े जितने भी एमसीक्यू होंगे वो सारा डिस्कशन करते हुए और तब हम लोग तुर्क के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कहता क्या है कि भारत पर अरब जो आक्रमण किए थे वो किस प्रकार से किया था। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो कहता है कि भारत में अरबों का प्रथम आगमन कहाँ हो रहा है? मलावर में। कहाँ हो रहा है? मलावर तट पे। और ये है कहाँ? केरल में। तो कहता है कि भारत में जो प्रथम अरबों का जो आगमन हुआ है वो मलावर तट में हुआ है और व्यापारिक के रूप में हुआ है। अभी ये आक्रमण नहीं कर रहे हैं, किस बेस से आए हैं? व्यापार करने के बेस से आए हैं। तो सबसे पहले ये बड़ी प्रश्न है कि भारत में अरब पहुंचे तो सबसे पहले कहां पहुंचे? ठीक है, तो सबसे पहले ये मलावर तट पे पहुंचे थे और अरब भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। मतलब भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन हुए? अरब ही। सबसे पहले अरब लोग आए मलावर तट पे और वो व्यापार के दृष्टिकोण से आए, अब वो आक्रमण भी करना शुरू कर दिए। कहता क्या है कि जिस समय वो भारत पे आक्रमण किए थे, ठीक है ना, जब देखिए जाहिर सी बात है कि पहले समझना हुआ हमें कि जो अरब थे वो प्रथम बार आगमन उनका हो रहा है मलावर तट पे केरल में, और फिर कहता कि ये व्यापारिक के दृष्टिकोण से आए और फिर कुछ समय के बाद भारत पे आक्रमण कर दिए। तो जिस समय वो भारत पे आक्रमण किए थे उस समय कहा कि सिंध पे आक्रमण हुआ। आगमन हुआ केरल में, ठीक है, लेकिन आक्रमण कहाँ हो रहा है? सिंध पे। और जिस समय सिंध पे आक्रमण हुआ था उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। राजा दाहिर। देखिए, कहता है कि अरब आक्रमण के समय सिंधों का राजा कौन था? दाहिर था एवं उसकी राजधानी अलोर था। जिस समय अरब लोग आक्रमण कर रहे थे उस समय सिंध के राजा दाहिर थे और उनकी अपनी एक राजधानी थी अलोर। कहता है कि राजा दाहिर के पिता कौन थे? चच थे। राजा दाहिर के पिता चच थे और चच ने कहा जाए कि सिंध का जो राजवंश था राय साहसी द्वितीय, उनको हत्या करके और वो कहा जाए कि सिंध का राजा बन गए थे। तो कहता क्या है कि चच ने सिंध के राजवंश के शासक कौन थे? राय साहसी द्वितीय की हत्या कर गद्दी हथिया लिया था। और चच जो था, अब देखिए कहता है कि चच था क्या भाई? तो चच एक ब्राह्मण था, जबकि राजवंश के जो शासक थे वो कौन थे? क्षत्रिय थे। तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जो राजा दाहिर के पिता चच थे वो किस जाति से थे? तो वो ब्राह्मण थे, लेकिन कहा जाए कि रायवंश के जो शासक था कौन? वो क्षत्रिय था। और रायवंश के शासक कौन था? तो कहता क्या है कि राय साहसी द्वितीय।
फिर कहता है कि अरब आक्रमण के स्रोत। अब हम कैसे जान पाते हैं कि अरब लोग हमारे यहाँ आक्रमण किए? तो अरब आक्रमण के मुख्य रूप से ऐसे दो स्रोत हैं और उसमें से भी सबसे प्रमुख है वो है चचनामा। तो चचनामा से ही हमें अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कहता क्या है कि चचनामा सिंध पर अरब आक्रमण का सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत है। मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई प्रमाणिक स्रोत है तो वह है चचनामा। उसके लेखक कौन थे? अली अहमद। चचनामा के लेखक हो गए अली अहमद। और मूलतः यह पुस्तक मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिकों के द्वारा अरबी में लिखी गई थी। मतलब प्रारंभ में यह पता नहीं चल पाया कि चचनामा का लेखक कौन है, फिर बाद में मालूम चल पाया कि इसका लेखक कौन था? अली अहमद था। तो कई ऐसे बुक में देता है कि चचनामा का जो लेखक है वो कहा है कि अज्ञात सैनिकों ने लिखा था मोहम्मद बिन कासिम के। तो ये इसमें एक संशय है, लेकिन कई ऐसे चीजें पे देखा गया कि इसका लेखक कौन है? अली अहमद है। इसके अलावा कहता क्या है कि बाद में चचनामा को मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने नसरुद्दीन कुवाचा के नेतृत्व में, है ना, यानी कि नसरुद्दीन कुवाचा के समय में इसे क्या फारसी में अनुवादित कर दिया। पहले क्या था? ये चचनामा अरबी में लिखा गया था, लेकिन अब इसे किस भाषा में ट्रांसलेट किया गया? फारसी में। और उसके बाद में चचनामा को फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे यूएस दाऊद कोटा। क्योंकि इसको ट्रांसलेट किया गया अलग अलग लैंग्वेज में और तब समझ में आया कि सिंध पे आक्रमण का जो स्रोत है वो कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद कहा कि तारीखी सिंध, ये भी इंपॉर्टेंट है कि तारीखी सिंध जो है वो मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखा गया था। ये भी कहता क्या है कि अरब आक्रमण की जानकारी इससे भी मिलती है। तो अरब आक्रमण की जानकारी के कितने स्रोत अभी तक पता चल गए? दो। एक तो चचनामा जिसको कहा जाए कि अली अहमद ने लिखा था, और दूसरा कहा है कि तारीख सिंध। ठीक है, चलिए फिर कहता क्या है कि भारत पे मुस्लिम आक्रमण हुआ कैसे कैसे? तो भारत पे जो मुस्लिम आक्रमण है तो दो दृष्टिकोण में देखने को मिलता है, प्रथम और द्वितीय। प्रथम पर जब आक्रमण हुआ 711 ईस्वी में हुआ, लेकिन उस समय कौन कौन थे? उस समय उबैदुल्ला और वर्दुल्ला इसके नेतृत्व में तो हुआ, लेकिन कहा जाए कि ये क्या हो गया बाबू? ये हो गया असफल। इसको राजा दाहिर ने पराजित कर दिया था। लेकिन जब दूसरे बार मुस्लिम आक्रमण हुए 712 ईस्वी में, वो कौन था उस समय? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ और यह सफल आक्रमण माना जाता है। तो कई ये प्रश्न ही हमेशा पूछता है कि भारत में क्या कि जो आप देख रहे हैं कि मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में। अगर बोल जाए कि सबसे पहली बार कब हुआ जो असफल रहा, तो 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और वर्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर कहता यह है कि मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में क्या हुआ था? आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज, ठीक है, जो कि अल हज्जाज कौन था? इराक का गवर्नर था। तो अल हज्जाज ने ही सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कब? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ हो गए राजा दाहिर। ठीक है, ये युद्ध हुआ कब? ये युद्ध हुआ 20 जून 712 ईस्वी को। परिणाम क्या देखने को मिलता है बाबू? परिणाम ये होता है कि मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है और राजा दाहिर इसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और इसी युद्ध में कहता क्या है कि रावर के युद्ध में, ये युद्ध हुआ कहाँ पे? रावर तट पे हुआ था। तो रावर के युद्ध में राजा दाहिर को मार दिया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछते हैं कि किस युद्ध में राजा दाहिर को मार दिया गया? तो रावर का युद्ध में। ठीक है, अब देखिए युद्ध का उद्देश्य क्या रहा होगा? आखिर हम किसी को क्यों मारेंगे, है ना? कुछ उद्देश्य रहता है, आक्रमण करने का कोई उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य मुख्य रूप से था धन संपदा की लूट करनी है और इस्लाम का प्रचार करना है।
इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो सिंध है या भारत पे जो हम आक्रमण कर रहे हैं, यहाँ से धन संपदा की लूट करेंगे और इस्लाम का जो है प्रचार प्रसार करेंगे। और एक तत्कालीन कारण है, जाहिर सी बात है कि बिना कोई तत्कालीन कारण का युद्ध होता नहीं है। तो कहता यह है कि इराक का जो शासक था अल हजाज के जहाज को सिंध के देवल बंदरगाह में क्या हुआ, समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। अब अल हजाज का कहना यह था कि जो सिंध का राजा दाहिर है वो उसको लूटने दिया, है ना। ये आरोप लगता है कि राजा दाहिर ने इसको कहा कि सुरक्षित नहीं किया था, इसलिए कहा जाए कि उसने आक्रमण किया। कहते क्या है कि सिंध आक्रमण के समय जाट एवं बौद्धों ने, और जब वो आक्रमण किया था तो जाट एवं बौद्धों ने, चूंकि आप देख सकते हैं कि जब एक आक्रमण हुआ तो आरोप लगाया गया था राजा दाहिर पे। तो जब आक्रमण कर रहा था कि कासिम, तो उस समय जाटों एवं बौद्धों ने कासिम की सहायता किया था। अगर ये सहायता नहीं किए होते तो शायद कह सकते हैं कि शायद मोहम्मद बिन कासिम जो था वो हार सकता था। लेकिन भारत के ही जो लोग थे जाट और बौद्ध, उसने इनको मदद किया और वो इस युद्ध को जीतने में सफल रहा। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली कौन कर रहा है, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में पहली बार जजिया कर सिंध प्रांत में लगता है और वसूलने का काम मोहम्मद बिन कासिम करता है। तो ये भी पूछा जाता है कि कई बार ऐसे पूछते हैं, इवन शिक्षक बहाली में पूछा गया था बीपीएससी में कि जो पहली बार भारत में जजिया कर लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। फिर कहता है कि 713 ईस्वी में कासिम ने किसको, मुल्तान का आक्रमण कर उसे भी जीत लिया। और फिर मुल्तान विजय में अरबों को इतना ना सोना मिला कि वो मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया। मुल्तान विजय में उसको बहुत सारे धन संपदा प्राप्त हुए, विशेष करके सोना, तो उस जगह का ही नाम रख दिया सोने का नगर। मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम आक्रमण मुल्तान विजय रहा, मतलब इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण नहीं करता है। और फिर कहता यह है कि क्या परिणाम हुए। देखिए, जब आप किसी से झगड़ा करते हैं तो झगड़ा का कोई कारण होता है और उसके बाद परिणाम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा है कि ये देखा कि अरबों ने आक्रमण किया तो कैसे किया, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि कारण क्या रहा। अब हम लोग परिणाम को देखते तो परिणाम यह हुआ कि पहली बार इस्लाम का प्रवेश कहाँ हुआ, भारत में हुआ। फिर कहा कि हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन कर रहा है, अरब वासियों के द्वारा किया गया। खजूर की खेती प्रारंभ की गई थी, अरबों के आने से ही खजूर की खेती प्रारंभ की गई थी। और ऊंट पालन प्रारंभ किया गया। पहली बार भारत में जजिया कर लगाया गया, ये भी वही प्रश्न है। और उसके बाद कहता क्या है कि दिहरम सिक्का चलाया गया। कौन सा सिक्का चलाया गया, दिहरम सिक्का चलाया गया। उसके बाद भारत में अरब संस्कृति, ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर ये है कि अरबों से पराजित होने के बाद आगामी चुनौतियों को सामना करने के लिए नई शक्तियां में गुज्जर प्रतिहार हो गया, राष्ट्रकूट हो गया और चालुक्य हो गया। क्योंकि अब जब अरब आक्रमण हुआ तो उससे निपटने के लिए सिंध के क्षेत्र में या भारत के क्षेत्र में बहुत सारे राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें से गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य का उदय हुआ। इसका लाभ क्या हुआ, इससे लाभ यह हुआ कि 300 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया। इनको शासन करने से हुआ है, इसका परिणाम यह हुआ कि लंबे समय तक विदेशी आक्रमण नहीं हुए, क्योंकि ये शासक जो थे वो मजबूत शासक थे। इसलिए 300 वर्षों तक आप इसमें कहा जाए कि आक्रमण नहीं देख पाएंगे। उसके बाद लगभग 1000 ईस्वी के आसपास भारत में पुनः विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जो गुज्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है और चालुक्य है, इनका भी पतन होना शुरू हो जाता है। जब इनका पतन होता है तो फिर कहा है कि पुनः एक बार विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद ये था अरबों का आक्रमण
समाप्त हो जाता है। एक छोटा सा सीरीज था हमारा ये, क्योंकि अरब बहुत ज्यादा है नहीं। इसके बाद अब तुर्क के बारे में पढ़ेंगे कि तुर्क आक्रमणकारी कैसे कैसे भारत में आए। तो उसमें अलप्तगिन के बारे में पढ़ेंगे। अलप्तगिन का गुलाम था सुबुक्तगिन। फिर सुबुक्तगिन का क्या कि जो बेटा था वो आप देखें कि किस प्रकार से भारत में आता है गजनी, और वो फिर भारत में 17 बार आक्रमण करता है, सोमनाथ मंदिरों को लूटता है। इसके बाद फिर पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। जब मोहम्मद गौरी को पढ़ लेंगे और तब जब वो यहाँ से मोहम्मद गौरी जब यहाँ से मृत्यु हो जाएगी उसकी, और तब हमारा शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। तो आज जो आपने पढ़ा अरबों का आक्रमण, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि अरब सबसे पहले मलावर तट पे आया था, ना कि सिंध पर। प्रश्न तो यही है सबसे पहले। दूसरी बार कहा जाए कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन हुए? अरब हुए। इसके बाद ये 711 में आए थे उबैदुल्ला अबरदुल्ला के नेतृत्व में, लेकिन ये असफल हो गए। फिर 712 ईस्वी में पुनः आक्रमण होता है मलावर तट से, वो जीत जाता है। जीतने के बाद वो जजिया कर लगाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारत के सिंध प्रांतों में वो खूब लूटपाट मचाता है, और उसका परिणाम भी सुखद नहीं होती है। ठीक है, इसी का परिणाम होता है कि इन भारत के क्षेत्रों में नए नए राजवंशों का उदय हुआ जो 300 वर्ष तक शांत रहता। उसके बाद पुनः एक बार विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये एक रहा आपका अरबों का आक्रमण। इसके बाद हम लोग तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जितने भी अरब से रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे पहले हम लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।